नमस्ते बच्चों। कैसे हो मेरे सारे बच्चे। तो हमने जैसे आपसे कहा था, आज हम आपको जो है पौधों में जनन के अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। तो कई स्कूल में हो चुका है, बताया था, और कई स्कूलों में हमसे बता बोला कि दोबारा जरा करवा दीजिए, कहा है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जिन स्कूलों में प्रश्न उत्तर सब हो चुके हैं, वे सिर्फ रिवीजन के तौर पे उसको जरा देख लीजिए। ओके। और उसके साथ साथ जो है आप अपने आंसर्स को भी जरा देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और जिनका नहीं हुआ है वे बच्चे इसको लिख लीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं, सब अपने नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए। हम लोग अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं पौधों में जनन। ओके। इकाई 11। चलिए, सबसे पहला प्रश्न मेरे बच्चे लिख लीजिए, निषेचन किसे कहते हैं। जल्दी से जल्दी जल्दी लिखिए। पहला प्रश्न, निषेचन किसे कहते हैं। और किसी का जब कोई छूट जाता है तो आप जो है हमें बताइएगा, हम दोबारा दिखाएंगे। ओके। तो मेरे बच्चे शुरू कर दीजिए लिखना, निषेचन किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखिए, किसे कहते हैं निषेचन, जल्दी बताइए मुझे। हम पढ़ चुके हैं, है ना। ओके। नर तथा मादा युग्मक के, आंसर लिखिए, नर तथा मादा, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ओके। नर तथा मादा युग्मक के, यानी युग्मन यानी क्या है बच्चों, यानी संगम को, है ना, यानी संयोग की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मक के किस क्रिया को, युग्मन क्रिया की, है ना, युग्मक के युग्मन की क्रिया को, यानी युग्मन क्या होता है, संयोग होता है, जो वो संयोग होता है उनका। ओके। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यानी संयोग की क्रिया को। ओके। संयोग की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग जो है निषेचन कहते हैं। ओके, संयोग। ओके। चलिए, पहला प्रश्न हो गया सभी का। जिनका हो गया है वो अपना अगला प्रश्न लिख लीजिए। जिन बच्चों का ये प्रश्न हो चुका है वे क्या कीजिए कि अपना अगला प्रश्न जो है आप लिख लीजिए। ओके। चलिए, हो गया तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। निषेचन, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन, है ना, की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न, पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण भी लिखिए। यानी जो अलैंगिक जनन है, हमने जो जो आपको चरण बताए थे उसके, उसका क्या बोल रहे हैं, उसका वर्णन करने को कह रहे हैं। ओके। किस तरह से पौधों में अलैंगिक जनन के कौन कौन से जो है विधियां हैं, बताइए कौन कौन से विधियां हैं अलैंगिक जनन के, कौन कौन से है। बिल्कुल सही, कौन कौन से है, 4 प्रकार के होती है पौधों में। अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। कौन कौन सा है 4 प्रकार, बताइए मुझे। मुकुलन द्वारा, है ना, मुकुलन विधि कैसे भी लिख सकते हो आप, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा, यानी बीजाणु निर्माण द्वारा, है ना, बीजाणु द्वारा, वर्दी प्रजनन। ओके, या फिर कायिक प्रवर्धन जिसे कहते हैं। ओके, बत्सार से एक लिखा हुआ है कि क्लासेस 2 PM से ही प्रारंभ हो जाया कीजिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो है रुकते नहीं है, चले जाते हैं। ओके। ओके, हम लोग बात करेंगे। ओके, अगर आपको टाइम की प्रॉब्लम है तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे उस बारे में। चलिए,
तो पौधों में अलैंगिक जनन मुख्यतः चार प्रकार से होता है। पहला मुकुलन द्वारा, दूसरा खंडन द्वारा, तीसरा बीजाणु द्वारा यानी बीजाणु निर्माण, चौथा जो है वर्दी प्रजनन या फिर हम लोग क्या कहते हैं कायिक प्रवर्धन द्वारा। अब हमें क्या करना है, इसको एक एक करके इसको जो है एक्सप्लेन करना है कैसा होता है। ओके, जिन बच्चों का हो चुका है वो जरा रिवीजन कर लीजिए इसके साथ साथ कि कौन कौन से जो है विधियां हैं, किस किस द्वारा जो है क्या होता है हमारा, है ना, किस किस द्वारा जो है अलैंगिक जनन जो है होता है, उसको जो है जिन बच्चों का हो चुका है उसको उनको क्या करना है, जरा डिस्कस करना है। चलिए, चलिए का स्कूलों में लाइट नहीं है, लाइट प्रॉब्लम सब हो रही है, अब और बढ़ेगी जैसे जैसे गर्मियां सब बढ़ते रहेंगे, है ना। चलिए, तो पहला विधि मुकुलन द्वारा। तो बच्चों क्या है मुकुलन विधि, मुकुलन द्वारा कैसा होता है। मुकुलन एक कोशिकीय जीवों, आप जो है इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बुक से लेकर आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। ओके, जो जो पॉइंट्स आपको आसान लग रहा है, ये जो विधि है मुकुलन विधि, इसमें जो जो पॉइंट्स आपको आसान लगता है उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, मेरे बच्चों ने कईयों ने आंसर सब लिख के भेजा हुआ है, मैं देख रही हूँ। ओके गुड, और चित्र भी बना रखा है। अंजल, अंचल कुमारी ने के यूपीएस पिंडरा से। ओके गुड अंचल, आंचल। ओके, तो मुकुलन एक कोशिकीय जीवों जैसे ईस्ट में, है ना, ईस्ट में होता है। तो जैसे ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो किसमें होता है ये मुकुलन विधि द्वारा जनन, ईस्ट में होता है। अब जो है कैसा होता है इसके स्टेप्स आपको लिखना है। ईस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है, यानी हमने देखा था कि कैसा होता है, जो ईस्ट कोशिका जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है ओके छोटा सा एक वो निकलने लगता है, कली जैसा निकलने लगता है ना। ईस्ट कोशिका में जैसे कि पहले एक कोशिका ऐसा होता है, फिर क्या होता है, उस कोशिका में जो है फिर धीरे से कली सा ऐसा निकलता है, उसके बाद फिर वो कली जो है ऐसे बढ़ते 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 हुए आगे निकल जाता है। ओके, ओके यूपीएस पाउरी कला से बोल रहे हैं मैम कल से स्कूल बंद रहेगा, क्यों बंद रहेगा, वजह क्या है, सभी स्कूल बंद रहेंगे क्या। ओके, तो इसी तरह से जो है अब इसमें से क्या हुआ, एक अलग छूट गया, फिर जो है इससे अलग अलग उबार इस तरह से निकलने लग पड़ा। तो हमने क्या देखा कि जो ईस्ट होता है उसमें जो है कोशिका का कैसा होता है, कोशिका का एक छोटा सा, ईस्ट कोशिका से एक छोटा सा उबार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। ओके, तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए उसे जो है क्या कहते हैं। ओके, यहां तक हो गया, हो गया तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यस बोलिए मेरे बच्चे, हो गया तो आज कोई कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, सब लिखने में लगे हो क्या। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय, यस मैम। हम सोच रहे थे आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। ओके, ईस्ट कोशिका से एक छोटा सा उबार निकलने लगता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। ओके, सूरज कुमार पटेल, यस मैम, स्कूल के नाम से चढ़िए सूरज जी। ओके, सभी बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड, इसीलिए मेरे बच्चे कोई बात नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो यस हो चुका है, नहीं हुआ तो हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो मुकुलन की जो प्रक्रिया होता है उसमें एक छोटा सा क्या होता है, अंकुर, है ना, एक छोटा सा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है जिसे मुकुल या कली कहता है। फिर क्या होता है, ये जो मुकुल होता है वो धीरे धीरे वृद्धि करता रहता है और नई कोशिका बन जाता है। ओके, फिर हम जो ईस्ट में और हाइड्रा सब में क्या होता है, ये मुकुलन विधि से जनन होता है। ओके, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। फिर क्या होता है वो प्रक्रम आपको लिखना है सिर्फ, मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके, मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मात्र कोशिका से अलग हो जाता है और नई ईस्ट कोशिका बन जाती है। ओके, उसी प्रक्रम को आपको क्या करना है, से इस तरह से लिखना है।
चलिए, यहां तक हो गया सभी का। मुकुल की क्रिया इतनी तेज होती है कि कई नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका से अलग हुए बिना ही एक श्रृंखला में पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा ना, इसमें क्या है, बिना अलग हुए ही क्या हो रहे हैं, एक श्रृंखला में मुकुल जो है इस तरह से पाया जा रहा है, यानी बहुत ही तेजी से वृद्धि होता है। ओके, KUPS पिशावर से। ओके, टुडे विजिट नोडल हेड सूरज कुमार पटेल जी। ओके। ओके, आपको बहुत बहुत नमस्ते मेरी तरफ से। ओके, हम देख रहे हैं मेरे बच्चे जो है अच्छे से सब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, यही हम चाहते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो विधि है इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है, इसमें से अलग हो रहा है, यानी मुकुल की क्रिया इतनी तेजी से होती है कि कई नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका से अलग हुए बिना ही एक श्रृंखला में पाया जाता है। ओके, तो हमारा पहला विधि जो है वो समाप्त कर दिया है, पहला विधि हमने लिख लिया है। पहला कौन सा विधि था जो हमने देखा, हमारा मुकुलन विधि। ओके, अब दूसरे विधि की तरफ चलते हैं। दूसरा विधि कौन सा है बताइए, मुझे कमेंट कीजिए, कौन सा है दूसरा विधि। दूसरा खंडन। ओके, दूसरा विधि जो है कौन सा है बच्चों, खंडन विधि। ओके, अब इसमें क्या होता है खंडन विधि में, ये मेरे बच्चों का हो चुका है, नहीं हुआ तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम दोबारा दिखाएंगे। अब देखिए बच्चों, खंडन विधि क्या होता है। खंडन, जब तंतुओं के टूटने पर, पहले लिख लीजिए, जब तंतुओं के टूटने पर उनके टुकड़े से नए नए पौधे का निर्माण होता है ना। उनके टुकड़ों से क्या होता है, जैसे हमने स्पाइरो वगैरह का उदाहरण देखा था, जब तंतुओं के टूटने पर उनके टुकड़ों से नए नए पौधे का निर्माण होता है, उसे खंडन विधि कहते हैं। तो मेरे बच्चे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि खंडन विधि क्या होता है। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय खंडन बोल रहे हैं, वेरी गुड। ओके, CS पूरे से मुकुलन बड्डिंग, वेरी गुड। मेरे सारे बच्चों को पता है, मुझे पता है कि आप जो है अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें हमने अच्छे से आपको बताया था, है ना। तो खंडन विधि में क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है जिसमें कि जो जनक कोशिका क्या हो जाता है, अनेक खंडों में, है ना। ये देखिए, जैसे कि एक जनक कोशिका है, तो इसमें क्या होता है, खंडन विधि में क्या होता है, इसमें से जो है और भी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, यानी बहुत ही जल्दी जल्दी क्या होता है, खंडन विधि के द्वारा जो है प्रत्येक खंड से, यानी अब जो जो खंड हुए उसमें से भी क्या होगा बच्चों, उसमें से भी या उस प्रत्येक टुकड़े में से भी क्या होगा, नए नए कोशिका का जन्म होगा। ओके, प्रत्येक खंड या टुकड़े से नए नए पौधों का निर्माण होता है। अब उसके उदाहरण देखिए। देखिए कौन कौन सा है उदाहरण, हमारा स्पाइरोगैरा, है ना, फिर जो है यूलोथ्रिक्स, फिर शैवाल आदि जो है इस विधि से प्रजनन करते हैं। तो आपको खंडन विधि लिखना है और उसके उदाहरण लिखने हैं। अब बताइए मुझे अगला कौन सा है, अगला कौन सा है बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, बीजाणु निर्माण, है ना। अगला जो है हमारा बीजाणु, यानी बीजाणु निर्माण। ओके, तो यानी स्पोर फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, बीजाणु निर्माण। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फफूंद में छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, कवक तंतु कहते हैं। ओके, कवक यानी फुफंद, जैसे कि शैवाल में होता है, फिर जो हमारे मांस में होता है, फर्न में होता है ना। ये इन सब में क्या होता है, बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। और हमें पता है ना, जब क्या होता, कैसा होता है, जरा इसकी डिटेल्स लिख लीजिए। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे कैसे होते हैं, फूले हुए होते हैं, है ना। ऊपरी सिरे कैसे होते हैं इन तंतुओं के, इन तंतुओं के ऊपरी सिरे जो है फूले हुए होते हैं।
जैसे कि ऐसे ऐसे तंतुएं हैं, इनकी जो ऊपरी सिरा है ये कैसा होता है, ये ऐसे फुले हुए होते हैं, है ना। तो इनमें से जो है, और फिर इसके यहाँ पर हमने देखा था क्या होता है, कवक जाल होता है। ओके, कवक जाल होता है। और इसकी जो ऊपरी सिरे जो होते हैं वो फुले हुए होते हैं। और फिर इसमें से जो है फिर क्या होता है, बीजाणु निर्माण होता है ना। ऐसे ऐसे फिर क्या होता है, इसके बहुत सारे बीज होते हैं, तो ये सब जो है ये क्या होता है, इसके जो है बीजाणु निर्माण, यानी बीजाणु होते हैं ये। ओके। अगर बहुत मार्क्स का आ रहा तो आपसे ये कहा था मैंने कि सारे चित्रों को बनाने के लिए कहा था, है ना। राइजोब्स में हमने देखा था फुफ्फुद में बीजाणु निर्माण द्वारा किस तरह से प्रजनन होता है। तो इन तंतुओं के ऊपरी सिरे कैसे हो जाते हैं बच्चों, फूल जाते हैं। ओके, ऊपरी सिरे जो है फूल जाते हैं। फिर क्या होता है ऊपरी सिरे फूलने के बाद बताइए, जिसमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती है, जिसे क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं, हमने बताया ना। ये देखिए अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। लिखते लिखते ही क्या करना है आपको, इसको जो है याद करना है, पढ़ना भी है साथ साथ। जिन बच्चों का क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं वो जो है रिविजन के साथ साथ करते रहिए। अब जो है हमने फिर क्या देखा था बच्चों, बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं, यानी जो है किसी भी तरह की परिस्थिति हो, जीवाणु क्या करते हैं वहां पे, यानी बीजाणु जीवित रहते हैं। ओके, मेरे बच्चों ने चित्र सब बना के भेजे हुए हैं मुझे, बाकी सब बच्चे लिख लीजिए, मैं देखती हूँ किस किसने जो है चित्र बना रखा है। ओके, यूपीएस भोरकला कॉम्पोजिट विद्यालय से विजादू ने बना रखा है, कोमल ने संगत से बना रखा है, यूपीएस कोमल एंड संगीता ने बनाया हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया मेरे बच्चों, बहुत ही प्यारा चित्र है। और नामांकित किया हुआ है यूपीएस संगत से, बहुत प्यारे प्यारे चित्र बना रखा है कोमल और संगीता ने, बहुत सुंदर है। इसी तरह से एग्जाम में भी आएंगे तो आप क्या कीजिएगा, अच्छे से चित्र को जो है सुंदर तरीके से बनाइएगा और नामांकित भी कीजिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। बीजाणु हवा द्वारा विभिन्न स्थानों पर गिरते हैं और अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ओके, इसके उदाहरण आप लिख लीजिए, शैवाल, मांस, फर्न, सब जो है किसके उदाहरण है, इस प्रक्रिया द्वारा जो होता है उनके उदाहरण है। ओके, शैवाल, मांस और फर्न आदि में भी बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। और इस आंसर्स को आपको जो है क्या करना है, पढ़ना भी है। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय से खुशबू ने भी भेज रखा है, फूल की संरचना, है ना, हमारे बहुत सुंदर तरीके से बना रखा है पुष्प की संरचना। चलिए ये हो गया आपका। अब अगली तरफ चलते हैं, अगला क्या है, आप ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है पढ़कर इसको अपने स्वयं क्या कीजिएगा, अपने स्वयं के लैंग्वेज, अपने स्वयं की भाषा में आंसर्स को लिखने की कोशिश कीजिएगा। इतना याद होना चाहिए कि किन किन में होता है, उदाहरण क्या है और किस प्रक्रिया के द्वारा ये होता है। ओके, तो बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा। अगला बताइए कौन सा है, चौथा, कौन कैसा होता है चौथा जो है, हम अलैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे हैं पौधों में। चौथा जो है हमारा वर्दी प्रजनन, यानी उसको हम लोग और क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ओके, पहले ये लिख लीजिए, वर्दी प्रजनन या फिर कायिक प्रवर्धन। ओके, इसके द्वारा कैसे होते हैं, ओके कैसा होता है, जब पौधों के वर्दी भाग से जड़, तना और पत्ती, है ना, कैसा होता है ये बताइए मुझे, जब पौधे के जो वर्दी भाग होता है, जैसे कि जड़ से हो, पत्ती से हो, है ना, हमने अजूबा का पत्ता देखा था जिसमें से पत्तियों में से ही क्या निकल रहे थे, नए पौधे निकल रहे थे। ओके, तो लिखिए पहले, जब पौधों के वर्दी भाग, हो गया ना, किसी का छूट गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ओके, जब पौधों के वर्दी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से
और पत्ती से नए पौधे जन्म लेते हैं। है ना, हमने देखा जैसे कि जड़ से नए पौधों का जन्म होना, तने से होना, या पत्तियों से होना। हम्म। तो क्या होता है, पत्तियों में किसका उदाहरण बताया था आपको, अजूबा की पत्तियां से जब जन्म होता है तो क्या होता है, उसे वर्दी प्रजनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, वर्दी प्रजनन कहते हैं। सब बच्चे लिख पा रहे हैं ना? कोई मुश्किल है तो हमें बता दीजिएगा। चलिए, ऐसे पौधे, ओके, मेरे यूपीएस संगत सबसे जो है बहुत सारे इस पूरे चैप्टर के जो है हमें चित्र भेज रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से मेरे बच्चों ने बना रखा है। ओके, मैं सभी बच्चों के चित्र को जो है लास्ट में बैठ के देखूंगी। ओके, तो ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। ओके, तो ऐसे कैसे होते हैं, जैसे कि उनके जड़ से, तने से, पत्ती से नए पौधे जन्म लेते हैं, तो उसे हम लोग वर्दी प्रजनन कहते हैं। तो मेरे बच्चे, जो डेफिनेशन है उसकी, उसको आपको जो है याद रखना है। उसके बाद फिर क्या करोगे कि उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। ओके, ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं उदाहरण, शकरकंद, फिर जो है डेलिया, फिर सतावर आदि में क्या होता है, जड़ों द्वारा होता है ना, ये सब पढ़ चुके हैं हम। आलू, अदरक, गन्ना आदि में कैसे होता है, तने द्वारा होता है। तो इस तरह के आप जो है बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो कि कौन कौन से पेड़ में या पौध भाग में किस किस तरह से होता है। ओके, और फिर हमने क्या देखा, पत्तियों के किनारे पर कलियां लगी होती है कुछ पत्तों के, जिसमें से नए पौधों को जन्म देते हैं। तो वर्दी प्रजनन में से उत्पन्न जो पौधे होते हैं उनके जनक पौधे के समान ही होते हैं, है ना, ये भी हमने पढ़ा था। और उनके जो है गुण सारे उसमें पाए जाते हैं। चलिए, यहां तक हो गया? यस और नो, जल्दी जल्दी बोलिए। ओके, हो चुका है, गुड। ओके, मेरे बच्चे नोट्स भेज रहे हैं लिखा हुआ, वेरी गुड, सीएस बदसार से भेज रहे हैं। ओके, यूपीएस हमारे यूपीएस मटुका से भेजा हुआ है, मटुका सेवापुरी से, है ना। चलिए, सीएस विद्यालय कोटवा से भी भेज रखा है। ओके, सभी का हो चुका है, वेरी गुड। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे जो भेज रहे हैं मुझे। ओके, अब अगला देखिए, स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर लिखिए। ये आप जो है स्वयं कर सकते हो। ओके, हमारे यूपीएस अजागरा ब्लॉक छोलापुर से भेजा हुआ है बच्चों ने, बहुत सुंदर है। हृदय का कार्ड चित्र भेजा हुआ है। ओके, लिखा हुआ भेजा हुआ है, नाम भी लिख लीजिए किन्होंने लिख रखा है। ओके, चचला सीएच विद्यालय कोटवा से भेजा हुआ है। ओके, नहीं, आज एग्जाम नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा। ओके, अगले इसमें हम लोग लेंगे, किरातपुर एमसीक्यू जो है अगले क्लास में हम लेंगे, आज नहीं लेंगे। तो स्वपरागण और पर परागण में अंतर बताइए, क्या अंतर है, ये आप स्वयं लिख सकते हो ना। स्वपरागण क्या होता है, यह एक पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्प के बीच होता है। ओके, स्वपरागण आप जो है बुक में जो सिंपल तरीके से दे रखा है उस हिसाब से भी आप जो है लिख सकते हो कि स्वपरागण क्या है और जो है हमारा पर परागण क्या है। चलिए, तो इसमें जो है हमने पॉइंट्स लिख रखा है, स्वपरागण कैसा होता है, यह एक पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्प के बीच होता है। दूसरा क्या है, किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसी पुष्प में हो रहा है, उसी पौधे में हो रहा है। फिर इसके लिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है, यानी द्विलिंगी होना इसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ही पौधे में से स्वपरागण हो रहा है। ओके, यहां तक हो गया? अगर नहीं हुआ है तो ये सारे पॉइंट्स को जो है आपको क्या करना है, लिखना है जब आप आंसर्स लिखोगे तो। स्वपरागण, चलिए आगे बढ़े हम।
साक्षी, अनिष्का, नंदनी, रोहन, शिवम सबने यूपीएस संगत से भेजा हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से बना रखा है। मेरे बच्चों ने सभी ने बना रखा है। बहुत सारे चित्र बनाया हुआ है यूपीएस संगत से। बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से बना रखा है सारे चित्रों को। ओके, मेरे बच्चे इतने अच्छे से ड्राइंग करते हैं। चलिए, स्वपरागन हो गया ना। अब जो देखिए पर परागन क्या होता है, यानी इसमें क्या होता है, पौधों पर लगे फूलों के बीच होता है ना। तो दो अलग अलग पौधों पर लगे फूलों के बीच होता है, यानी उनके बीच में क्या होता है, पर परागन होता है। इसमें बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। ओके, बाह्य साधन की आवश्यकता यानी बाहर से क्या होता है, जो है, यानी दो पौधों की जरूरत होती है। एक पौधे का ये जो है किसी और में जाकर गिर रहा है, तो इसमें जो है क्या होता है, पर परागण में जो है किसी पुष्प के परागण से निकलकर क्या होता है, यानी अलग जाकर गिर रहे होते हैं, है ना। तो इसमें बाह्य इसकी आवश्यकता होती है। ओके, यहाँ तक हो गया। दो पॉइंट्स हो गए। दो अलग अलग पौधों पर लगे फूलों के बीच होता है, इसमें बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। ओके, फिर जो है इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है, यानी इसमें जो है पौधों को क्या होना आवश्यक होता है, द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। जल्दी लिखिए। अंकिता सीएस विद्यालय कोटवा से भेज रखा है। अंकिता, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है मेरे अंकिता ने। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा है। सीएस विद्यालय कोटावा से। चलिए, इसके लिए अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक फूल का जो पराग कण है वो दूसरे में जाकर गिर रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पराग कणों की आवश्यकता होती है। चलिए, हो गया ना। पर परागण दो अलग अलग पौधों पे लगे फूलों के बीच होता है, इसमें बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। फिर जो है और क्या होता है, इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। चलिए, अब ये हो गया, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय यस बोल रहे, हो चुका है, वेरी गुड। मुझे लग रहा है सारे स्कूलों में पहले से ही हो चुका है। नहीं, आप जो है अभी सिर्फ लिखकर उसे पढ़ने के लिए जरा लिख लीजिए, या फिर लिखा हुआ जरा एक और बार देख समझ लीजिए। ओके, अब हम लोग अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर बता रहे हैं। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग, जैसा अभी हमने पढ़ा, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, है ना, कोई भी भाग से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होती है। तो यानी अलैंगिक जनन, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो उसको, कि इसमें जो है जड़, तना या किसी और अन्य भाग से क्या होता है, उ- उससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। ओके, फिर अगला क्या लिखोगे, इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता, यानी बीजों का उपयोग जो है इसमें नहीं होता है। ओके, किसी भी भाग से होता है, जैसे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो। अब देखते हैं हम लोग लैंगिक जनन क्या होता है, बताइए। चलिए, लैंगिक जनन यहां तक हो गया ना सभी का। ओके, लैंगिक जनन की क्रिया में नर और मादा जनकों की भागीदारी होती है, यानी दोनों होने चाहिए, नर भी और मादा भी। फिर अगला पॉइंट क्या लिखोगे, लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं, यानी बीज की इसमें क्या होता है, जरूरत होती है। ओके, हो गया बच्चों यहां तक। चलिए, अब जो है अगला जो प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां। ये हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। आप क्या करोगे, ये स्वयं लिख कर आओगे, ठीक है। जरा जस्ट पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। कौन कौन सा बताया था हमने, वायु, जल और जंतुओं के द्वारा होता है प्रकीर्णन, है ना, बीजों का। जैसे कि वायु द्वारा आपको उदाहरण देने हैं, चिलबिल तथा दिफल जैसे पौधों में कैसे होते हैं पंखयुक्त बीज। ये सिर्फ समझ लीजिए, लिखोगे नहीं, आप स्वयं लिखना है ये प्रश्न। ओके, तो पंखयुक्त बीज हवा द्वारा उड़कर क्या करते हैं, दूर दूर चले जाते हैं।
और कुछ पौधे जैसे मटर, अरंड तथा अरंड आदि के फल झटके से फट जाते हैं, जिससे बीज प्रकीर्णित हो अपने पादप से दूर जाकर गिर जाता है ना। तो वायु के द्वारा होता है, उसमें आप पॉइंट स्वयं लिखोगे। फिर जल द्वारा होता है, उसमें आप नारियल आदि पौधों के जो फल है उनके लिखोगे, किस तरह जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचते हैं। अगला पॉइंट आप जंतुओं द्वारा लिखोगे कि किस तरह से पक्षी पीपल, बरगद जैसे वृक्षों पर फलों को खाते हैं, लेकिन उन फलों के जो फल है, बीज है, उसको पचा नहीं पाते हैं, और बीट के द्वारा क्या होता है, वो सब बाहर निकल जाता है, और वहां पर बीज उगकर नए पौधे बन जाते हैं। और हमने कांटेदार पौधे देखे थे ना, जो हुक्नुमा होते हैं, हमारे शरीर में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये आपको स्वयं लिखना है। ओके, चलिए। तो हम लोग आज की क्लास क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी प्रश्न कुछ भी छूट गया तो अगले क्लास में आप पूछ सकते हो हमसे, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो चुका है। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।